हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान पार्ट 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। प्रजनन किस प्रकार का होता है? प्रजनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रकार का और लैंगिक प्रकार का। तो उसमें क्या है, हम आज पढ़ेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पों में पुष्पीय पादपों में जहाँ पे फूल होते हैं उस पादपों में जनन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है और नए पुष्प पौधों का पादपों का निर्माण कैसे होता है, किस माध्यम से होता है, उनमें कौन कौन सी पार्ट्स जो होते हैं वो भाग जो होते हैं वो पुष्प के कौन कौन से भाग जो होते हैं वो सहायक होते हैं, जो क्रियाशील होते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है देखते हैं। लैंगिक जनन के लिए क्या होता है, 2 युग्मक होते हैं। 2 युग्मक क्या होते हैं, आपस में संलयित होते हैं। ठीक है, 2 युग्मकों के आपस में संलयन होने से जो फिर क्या होता है, उससे जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का फॉर्मेशन होता है। लैंगिक प्रजनन क्या होता है, सबसे जरूर देखते हैं। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है, जिनके मिलने से, जिनके संलयित होने से एक युग्मज का निर्माण होता है। युग्मकों से निर्माण होता है युग्मज का। युग्मज को हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट। जायगोट का फॉर्मेशन होता है, उससे क्या निर्माण होता है, जायगोट से निर्माण होता है भ्रूण का। ठीक है, भ्रूण होगा क्या, बीज आपका, और बीजों से क्या होगा, बीजों से क्या निर्माण होगा, बीजों से निर्माण होगा पुष्पीय पादपों का। ठीक है, तो ये क्या है, जब लैंगिक प्रजनन होता है, जब पौधों में जो नर गैमीट होता है उसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर, स्टेमिन, और जो मादा गैमीट होता है उसको क्या बोलते हैं, जायान। ठीक है, एंड्रोसियम, जायांग, ये क्या हो गया। ठीक है, पौधों में जब नर गैमीट और मादा गैमीट का क्या होता है, संलयन होता है, तो दोनों के संलयन से युग्मज का निर्माण होता है, और युग्मजों के निर्माण में क्या होता है, युग्मजों के निर्माण से आगे भ्रूण का निर्माण, बीज का निर्माण होता है, और फिर पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें कौन सी क्रिया भाग होती है, कौन सा विभाजन होता है, लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। समसूत्री विभाजन से क्या होता है, समसूत्री विभाजन से सेम डॉटर सेल का निर्माण होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, दोनों युग्मज का संलयन होने से दोनों के कुछ कुछ गुण क्या होते हैं, नए जीवों में आ जाते हैं। ठीक है, तो नए जीवों में क्या होगा, लैंगिक प्रजनन के थ्रू विभिन्नता आती है। इससे क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में अगर जीवों का निर्माण होता है, नए जीवों का निर्माण होता है, तो उसमें विभिन्नताएं आती ही हैं। और क्या होगा, नए जीवों के निर्माण में विभिन्नताएं आएंगी, जिससे क्या होगा, उनके उन विभिन्नताओं के साथ उसमें क्या होगा, नए नए इसके कुछ लक्षण आएंगे, नर गैमीट के, मादा गैमीट के कुछ लक्षण आएंगे, तो नए लक्षणों का भी विकास होता है। किससे, लैंगिक प्रजनन में। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में मुख्यतः कौन कौन से भाग लेते हैं, कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो भाग लेते हैं। उसमें भाग लेता है मादा प्रजननांग का और नर प्रजननांग का मेन भाग। ठीक है, जिसमें क्या होता है, नर भाग जो होता है। अच्छा, लैंगिक प्रजनन से लाभ क्या क्या होते हैं, लैंगिक प्रजनन से लाभ होते हैं कि नए गुणों का विकास होता है, नए लक्षणों का विकास होता है। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक जो होते हैं उनके आपस में मिलने से क्या होगा, दोनों के कुछ कुछ लक्षण नए जीवों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, तो नए लक्षणों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के पहला जो होगा वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर उससे क्या होता है, जायगोट बन जाता है, युग्मज बन जाता है, और उस युग्मज में क्या होता है, फिर समसूत्री विभाजन होना प्रारंभ होता है, जिससे वो तेजी से अपने कोशिकाओं में क्या करता है, वृद्धि करता है। और क्या होता है, लैंगिक प्रजनन से उसमें
अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, उन बीजों में अनुकूलन की अधिक क्षमता पाई जाती है, वो एडॉप्टेशन को बढ़ावा देते हैं। उसमें क्या होता है, एडॉप्टेशन बढ़ जाता है। वातावरण में जब प्रतिकूल लक्षण आने लगते हैं, वातावरण जब उनके लिए प्रतिकूल होता है तो उसमें क्या होती है, विभिन्नताओं के फलस्वरूप उनमें एडॉप्टेशन होता है, उनमें उस वातावरण को एक्सेप्ट करने का, उस वातावरण में सर्वाइव करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में जब जायगोट का निर्माण होता है तो जायगोट के निर्माण के पश्चात क्या होता है, जायगोट में एक आवरण बन जाता है। भ्रूण जो रहता है वो क्या होता है, एक भित्ति के अंदर होता है, तो भित्ति के अंदर होने के कारण जो भ्रूण होता है वो क्या होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है। इससे क्या होगा, नए पौधे के निर्माण में, नए पादप के निर्माण में वो सहायक होता है। क्लियर। लेकिन दूसरा चीज़ क्या है, अगर अलैंगिक प्रजनन होता है या फिर कायिक प्रवर्धन होता है तो उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट जो पादप का भाग होता है वहाँ से होता है प्रजनन, तो उससे क्या होता है, उसमें मृत्यु की क्षमता, उसमें नष्ट होने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन लैंगिक प्रजनन से क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण का निर्माण जब होता है बीजों में, तो बीजों के अंदर क्या पाया जाता है, बीज में बीजावरण पाया जाता है। तो बीज आवरण के भित्ति होने के कारण क्या होता है, वो नष्ट होने की जो उसकी अनुपात होता है, नष्ट होने का अनुपात जो होता है वो कम हो जाता है। क्लियर। अब देखते हैं लैंगिक जनन से हानियाँ। लैंगिक जनन से क्या क्या हानियाँ हो सकती है। लैंगिक जनन से मुख्य हानि ये होता है कि जो उसका अलग अलग बात, जब लैंगिक जनन होगा तो उसमें संततियों के विकास में क्या होता है, जब संततियों का विकास होगा तो उसमें विभिन्नताएं आती है, विभिन्नताएं आती है, लक्षणों का चेंज होना होता है, लक्षण जो होते हैं वो मिलते हैं और नए लक्षणों का निर्माण होता है। तो उसमें सबसे बड़ा क्या माइनस पॉइंट क्या होता है कि जब नए लक्षणों का निर्माण होता है तो जो पुराने लक्षण होते हैं वो छूट जाते हैं। ठीक है। तो पुराने लक्षण, अगर एक जो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, एक लक्षण छूटा, फिर वो लक्षण क्या होता है, अगर देखो एक ये जब फर्स्ट जनरेशन होता है इसमें क्या होते हैं, कुछ लक्षण चेंज होते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब दूसरा जनरेशन आ जाता है तो क्या होता है, इसमें कुछ लक्षण छूटते हैं। फिर ऐसे आगे तीसरा जनरेशन जब होता है तो कुछ लक्षण, तो इससे क्या होता है, मूल लक्षणों में, मूल जो उनके लक्षण होते हैं पेरेंट्स के, वो जब संततियों का विकास होता जाता है, जब आगे के जनरेशन्स आते जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उन लोग के लक्षणों का जो मूल लक्षण होता है उसका ह्रास हो जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी कोई भी पुरानी लक्षण जो होती है वो आ नहीं पाती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, लैंगिक जनन के पश्चात जीवों में गुणसूत्र की संख्या स्थिर कैसे रहती है। लैंगिक जनन जब होता है तो क्या होता है, लैंगिक जनन किस क्रिया के थ्रू होता है, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू होता है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जब पहले तो ये होगा, लैंगिक प्रजनन में दो युग्मक होते हैं, दो गैमिट्स होते हैं, वो संलयित होकर क्या करते हैं, एक जायगोट का निर्माण करते हैं। तो जायगोट में क्या हो जाता है, इसके n जो युग्मक होता है वो n होता है, और जब ये दोनों संलयित होते हैं तो 2n डिप्लॉइड कोशिका के रूप में आ जाते हैं। ठीक है। हैप्लॉइड होता है वो डिप्लॉइड के रूप में आ जाता है, द्विगुणित हो जाता है। जो कोशिका होता है वो क्या हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है। जो युग्मक होता है वो हैप्लॉइड होता है, एक कोशिकीय होता है, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, द्विकोशिकीय हो जाते हैं। ठीक है। डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसके बाद ये जो जाइगोट होता है, जब भ्रूण में परिवर्तित होता है तब ये क्या करता है, अब इसमें पहले तो जब होगा इसमें ये क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। अर्धसूत्री डिवीजन होगा। उसके बाद क्या होगा, जब भ्रूण बन जाता है तो भ्रूण में क्या होता है, फिर वो समसूत्री विभाजन करना प्रारंभ कर देता है, फिर अपने कोशिकाओं की संख्याओं को तेजी से विकसित करता है और क्या करता है, भ्रूण से वो क्या हो रहेगा, नए पादप का निर्माण करता है। ठीक है। तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब युग्मक जो होता है वो n होता है, हैप्लॉइड होता है, वो दोनों n हैप्लॉइड कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, 2n बनाती है, डिप्लॉइड कोशिका बनाती है। वह उस डिप्लॉइड कोशिका में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल में क्या होता है, उसके समान जब उसमें समसूत्री विभाजन होता है तो उसके समान बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है, और उसमें जो गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं वो गुणसूत्र क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन के कारण
प्रत्येक कोशिका में उतने ही जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन का तात्पर्य ये होता है कि एक कोशिका से जब वो एक कोशिका से क्या करता है, वो गुणन होके अपने जैसे समान लक्षणों वाले अनेक कोशिकाओं का निर्माण करता है। उस कोशिकाओं में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसलिए क्या होगा, अगर जाइगोट में जितने भी गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं तो तब इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है तब क्या करते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो भ्रूण में क्या होता है, जैसे मनुष्य में क्या होता है 23 पेयर क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, वो स्थिर क्यों होगा, जब जाइगोट में उतना ही गुणसूत्र जो प्रेजेंट होता है वो समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, भ्रूण में भी प्रेजेंट होता है। इस कारण क्या होता है, उसमें समसूत्री पहले अर्धसूत्री विभाजन फिर दूसरे बार समसूत्री विभाजन के कारण उसमें क्या होता है, जीवों में गुणसूत्र की संख्या स्थिर रह जाती है। उसके बाद देखते हैं बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मोद्भिद पीढ़ी। बीजाणुद्भिद अवस्था ये होता है जो उसका पौधे का जो मुख्य भाग होता है, जहाँ से बीजाणु का मतलब बीज का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं, बीजाणुद्भिद प्रवस्था। ये पौधा है, ठीक है, इसमें जब लैंगिक प्रजनन होगा तो क्या होगा, लैंगिक प्रजनन होने के पश्चात क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होगा, बीजों का निर्माण होगा। तो नए बीजों के निर्माण के लिए या फिर लैंगिक प्रजनन के लिए या फिर प्रजनन के लिए क्या आवश्यक होता है, एक पौधे का होना आवश्यक होता है, एक पादप का होना आवश्यक होता है। तो पादप में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, पादप के अगर प्रत्येक भाग को देखेंगे तो जड़, तना, पत्तियां, पुष्प क्या होता है, एक स्वतंत्र जीवी पादप में प्रेजेंट होता है। मतलब हर पादप में क्या होता है, जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है, पत्तियां पाई जाती है और क्या पाया जाता है, प्रजनन के लिए पुष्प पाया जाता है। ठीक है, प्रजनन भी दो प्रकार का हो जाएगा, एक कायिक प्रवर्धन होता है पौधों में और एक क्या होता है, लैंगिक प्रवर्धन होगा। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है, पौधों के मुख्य भागों के द्वारा किसी एक माध्यम से होता है। ठीक है, लैंगिक प्रवर्धन क्या होता है, युग्मकों के निर्माण के पश्चात होता है। तो जब ये क्या हो गया, पौधा है जिसमें इसमें मुख्य भाग जो प्रेजेंट होते हैं, मुख्य भाग जो उपस्थित होते हैं वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको बीजाणुजनक प्रावस्था कहते हैं। यह पौधे का मुख्य अवस्था होता है। मतलब यहीं से क्या होगा, पुष्प से ही क्या होगा आपका, या फिर अनेक पार्ट से क्या होगा, अनेक भागों से क्या होता है, क्या बोलना चाहिए, आपका नए जीवों का निर्माण, नए पादप का निर्माण हो सकता है। अब देखते हैं युग्मोद्भिद पीढ़ी। यह प्रवस्था क्या होता है, केवल युग्मकों के द्वारा प्रदर्शित होती है। युग्मकों का मतलब क्या होता है, नर गैमिट, नर युग्मक और मादा युग्मक। मतलब जब अलग अलग पुंकेसर और क्या बोलना चाहिए, पुमंग और पुंकेसर जो होते हैं, उससे क्या होता है, उन दोनों के संलयित होने से क्या होगा, नए पादप का निर्माण होगा। तो जो नर गैमिट होता है, मतलब मेल गैमिट होता है, और जो फीमेल गैमिट होता है, उन दोनों को क्या बोलते हैं, एक साथ युग्मोद्भिद प्रवस्था कहते हैं। उन दोनों के द्वारा ही युग्मोद्भिद प्रवस्था को प्रेजेंट किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, एक आवृत्त बीजी पौधे में कैसे, एक आवृत्त बीज पौधे में युग्मोद्भिद प्रवस्था कैसे होता है। ठीक है, आवृत्त बीज पौधे में उसका जो जनन होता है वो कैसे होता है, उसका चक्र देखते हैं। तो पहले क्या होता है, बीज होता है। जो बीज क्या होता है, बीज जो होता है वो पुष्पीय पादप में परिवर्तित हो जाता है। एक बीज लेते हैं, उसको हम लोग लगा देते हैं, तो वो क्या हो गया, जब उसमें विकास होता है तो एक पुष्पीय पादप के रूप में वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जो बीज होता है वो भी 2n होता है, पुष्पीय पादप जो होता है वो भी 2n होता है। पुष्पीय पादप होने के बाद क्या होगा, जो बीज होगा उसको हम लोग जमीन में लगा दिए, फिर कभी अनुकूलित स्थान में लगा दिए, तो एक पौधे का निर्माण हो गया। पौधे के निर्माण के पश्चात क्या होता है, उसमें पौधे के निर्माण के पश्चात उसमें पुष्प का निर्माण होता है। ठीक है, जब पौधा पूर्ण विकसित हो जाता है तो उसमें क्या हो गया, फ्लावर का निर्माण हो गया। एक बीज है, एक बीज को यहाँ हम लोग लगा दिए तो क्या हो गया, पादप का निर्माण हो गया। पादप भी क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। उस पादप में क्या हो गया, फूल का निर्माण हो गया। ठीक है, पुष्प का निर्माण हो गया। अब पुष्प में भी बहुत सारे अनेक पार्ट्स पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन पुष्प के जो प्रजनन के लिए 2 भाग होते हैं, मेन भाग होते हैं, जिसको क्या बोलना चाहिए, मुख्य प्रजनन भाग बोल सकते हैं उसको। उसमें क्या क्या होता है, नर जननांग जिसको पुमंग बोलते हैं,
नर जननांग जिसको क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, और मादा जननांग जिसको क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। तो पुमंग और जायांग उपस्थित होते हैं किसमें, उस पौधे के पुष्प में, ठीक है। तो नर पुमंग में क्या स्थित होगा, नर जननांग पुमंग में क्या स्थित होगा, पुंकेसर स्थित होता है, परागकोश स्थित होता है, और क्या होता है, मादा जननांग में स्त्री केशर होता है, बीजांड होता है जहाँ पे बीज का निर्माण होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ठीक है। अब ये हो गया पुंके नर जननांग। पुष्प में कौन दो मुख्य भाग प्रेजेंट है जो प्रजनन के लिए मुख्य होते हैं, मादा जननांग और नर जननांग। मादा जननांग को क्या बोलते हैं, जायांग, और नर जननांग को बोलते हैं पुमंग। तो पुमंग में क्या होता है, पुंकेसर होता है, और जायांग में क्या होता है, स्त्री केशर होता है। तो पुंकेसर और स्त्री केशर कहाँ होता है, परागकोश और बीजांड में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसका जो गैमिट निकलता है, किसका, नर गैमिट होता है जो, उसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं, लघु बीजाणु। इसको नर युग्मोद्भिद भी बोलते हैं, मेल गैमिट बोलते हैं लघु बीजाणु को। उसके बाद है आपका जो मादा जननांग होता है, मादा जननांग से क्या निकलता है, गुरु बीजाणु। तो उसको क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु भिद्ध या मादा बीजाणु भिद्ध बोलते हैं, ठीक है। फिर दोनों के गैमिट्स निकल गए, इसको हम लोग गैमिट से शो कर सकते हैं, युग्मक से। इसको हम लोग हिंदी में युग्मक बोलेंगे, जो क्या होता है, एन अवस्था में होता है, ठीक है, हैप्लॉइड अवस्था में होता है। अब नर युग्मोद्भिद और जो मादा युग्मोद्भिद होता है वो क्या होता है, अब दोनों अलग अलग भाग में होते हैं। तो क्या होगी, नर युग्मोद्भिद भी पेयर में उपस्थित होता है, जोड़ी में उपस्थित होता है, और मादा युग्मोद्भिद भी जोड़ी में उपस्थित होता है, ठीक है। तो जब दोनों के जोड़ी को लेते हैं तो दोनों के जोड़ी में से एक एक की संख्या में हम लोग कोशिका निकालते हैं। तो ये दोनों कोशिका क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जो 2n होता है वो क्या हो जाता है, 2n से n+n मिलकर होता है वो 2n। तो जब अगर इसको हम लोग अलग अलग करते हैं पेयर से, तो ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड अवस्था में आ जाएगा। वैसे ही क्या होता है, मादा युग्मोद्भिद गुरु बीजाणु का क्या होता है, उसका भी एन अवस्था में अंड में आ जाता है, ठीक है। जो अंड होता है वो एन अवस्था में आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, जब दोनों में संलयन होता है, फिर से क्या होगा, अंड में जो उपस्थित है और जो नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद में जब संलयन होता है, तब क्या होता है, केंद्रक में फिर से वो डिप्लॉयड हो जाता है, 2n की अवस्था में आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं, आपका जायगोट बोलेंगे या फिर युग्मज बोलते हैं। युग्मक से युग्मज का निर्माण होता है। फिर युग्मज से क्या होता है, युग्मज से दो चीज़ें होंगी। पहला क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग युग्मज बोलते हैं। ये भी हो जाता है 2n, क्योंकि अंड कोशिका में n होता है और क्या होता है, नर युग्मक में n होता है। तो दोनों n के संलयित होने से हमको क्या मिला, 2n जायगोट मिलता है। डिप्लॉयड अवस्था में जायगोट मिलता है, ठीक है। और उस जायगोट से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण से क्या होगा, बीज का निर्माण होता है। लेकिन एक और चीज होता है, अगर हम लोग डायरेक्ट देखते हैं तो युग्मक, ये युग्मक हो गया, युग्मक से जायगोट का निर्माण हो गया, और जायगोट के साथ फिर से हम लोग एक बार और नर युग्मक का, मेल गैमिट का कराएंगे संलयन, तो क्या होगा, भ्रूण पोष केंद्रक बनता है, ठीक है। इसको 3n से शो करते हैं। भ्रूण पोष नर युग्मक और क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक का जब संलयन फिर से होता है तो क्या होता है, भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण होता है, जिसको 3n बोलेंगे। और 3n में क्या होता है, 3n से भ्रूण पोष का निर्माण होता है। भ्रूण पोष केंद्रक के निर्माण के पश्चात क्या होता है, भ्रूण पोष का निर्माण होता है, जो 3n होता है, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, भ्रूण और भ्रूण पोष से क्या निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, बीज के निर्माण के पश्चात क्या होता है कि अगर उस बीज को हम लोग फिर से किसी अनुकूलित स्थान पर लगा दें या अनुकूलित वातावरण में लगा देते हैं, तो क्या होता है, पुष्पीय पादप का निर्माण हो जाता है। तो आवृत्त बीजी पौधे में क्या बोलना चाहिए, उच्च वर्गीय पौधे, उच्च वर्गीय पादपों में या आवृत्त बीजी पादपों में क्या होता है, इस प्रकार के जनन चक्र से पौधे का नए संतति का निर्माण होता है। पहला स्टेप क्या हो गया, पुष्प से जो नर जननांग होता है, मादा जननांग होता है, उसमें से क्या होता है,
उन लोग का युग्मक निकलता है, युग्मक से युग्मज का निर्माण होता है, युग्मज से भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भ्रूण और भ्रूणपोष के संलयन होने से बीज का निर्माण होता है। क्लियर। पुष्प आवृत बीजियों के प्रजनन भाग के रूप में, आवृत बीजी पौधों में प्रजनन भाग के रूप में पुष्प का क्या महत्व होता है या फिर क्या रोल होता है देखते हैं, क्या कार्य होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो पुष्प में क्या होता है, पुष्प में बहुत सारे भाग होते हैं। अगर देखेंगे हम लोग तो सहायक भाग के रूप में सहायक भाग के रूप में क्या क्या पाया जाता है, बाह्य दल पाया जाता है, ठीक है, और मुख्य दल होता है। ठीक है, तो मुख्य दल में क्या होगा, नर जननांग और मादा जननांग प्रेजेंट होते हैं। नर जननांग क्या होता है, पुमांग होता है, और मादा जननांग जो होता है वो जायांग होता है। ये तो हम लोग को पहले से पता है। लेकिन जो बाह्य दल होता है जो क्या होता है, कलरफुल होता है, आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए कलरफुल होता है, रंगीन होता है। इसमें भी अनेक भाग पाए जाते हैं। क्या क्या, पेटल, सेपल, कैपल, ये सारे भाग बाह्य चक्र के रूप में पाए जाते हैं, जो पुष्पों को सुरक्षित भी रखते हैं, आकर्षित भी करते हैं कि वो उसमें जो प्रजनन हो। क्यों प्रजनन हो कि क्या होता है, जो अलग अलग पौधों, अलग अलग पुष्पों से क्या होता है, जो अलग अलग पुष्पों में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन जब होता है तो उसमें अट्रैक्शन की आवश्यकता कब होती है, जब बाहर से, जैसे क्या होता है, तितलियों के माध्यम से जब प्रजनन होता है, मधुमक्खियों के माध्यम से जब प्रजनन होता है तो क्या होगा, पुष्पों को अट्रैक्टिव बनाता है कौन, बाह्य दल। तो बाह्य दल किसको, पुष्पों को सुरक्षित भी रखता है, और जो परपरागण होता है, परपरागण की क्रिया होती है उसके लिए भी मुख्य होता है, अट्रैक्शन के लिए। और तीसरा चीज़ क्या होता है कि वो जब पुष्प का जो मादा जननांग और नर जननांग में संलयन हो जाता है, या फिर जब उसमें युग्मकों के निर्माण के बाद भ्रूण की बीज बनने की, भ्रूण से बीज बनने की प्रक्रिया होती है, तो जो बाह्य दल होते हैं उसको सुरक्षित रखते हैं। किसको सुरक्षित रखते हैं, बीज को या फिर भ्रूण को। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए सीजी शिक्षा ऐप और पाइए अंग्रेजी मीडियम की नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की क्लासेस, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ, और पाइए हिंदी मीडियम के 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की क्लासेस, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। ये क्लासेस अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त रहेंगी, और अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त क्लासेस के लिए हमको स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सीजी शिक्षा ऐप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। सीजी शिक्षा, गूगल प्ले में सीजी शिक्षा ऐप करके आप सर्च करेंगे, टाइप करके, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का लोगो आपको शो होगा। आप इसको डाउनलोड करके हमसे क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।